आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के 4th चैप्टर फर्स्ट एड के बारे में फर्दर जानेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट एड क्या होता है उसके बारे में बात कर रहा था, फिर स्कोप ऑफ फर्स्ट एड, एम ऑफ फर्स्ट एड, प्रिवेंट, प्रिजर्व, प्रोमोट, ये सब उसमें जाना था। उसके बाद फर्स्ट एडर के बारे में जाना था, फिर फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है वो जाना था। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जानेंगे 3 केसेज में। फर्स्ट केसेज शॉक रहेगा, सेकेंड केसेज मेरा स्नेक बाइट और थर्ड केसेज मेरा बर्न्स रहेगा। तो फर्दर इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक जैसा भी बताया मैंने, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन शॉक, इन द केस ऑफ शॉक, इन द केस ऑफ स्नेक बाइट एंड इन द केस ऑफ बर्न्स में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन शॉक के बारे में देखें। तो सबसे पहले हम शॉक के बारे में जानते हैं कि शॉक होता क्या है। शॉक, इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ सेवर डिप्रेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी मतलब जो मेन फंक्शन है बॉडी का, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के कारण ये सब मतलब डिप्रेस हो जाएगा, मतलब इनएक्टिवली पूरा फुल्ली मतलब फंक्शन नहीं करेगा। तो उस केसेस को हम शॉक कहेंगे। फर्दर पुअर सर्कुलेशन ऑफ यहाँ एफ छूट गया, ऑफ ब्लड एराइजेस प्रॉब्लम लाइक नॉट सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स required by the body to perform the daily routine metabolic activity। जब पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा तो हम जानते हैं कि ब्लड मेरे हर एक पूरे बॉडी के मतलब सेल को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है, क्योंकि ब्लड से ही ब्लड फ्लो करेगा तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी गेट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो वहां पे जब पुअर सर्कुलेशन होता रहेगा तो वहां पे ब्लड मतलब हर एक सेल तक मतलब पहुंचेगा ही नहीं, तो वहां फिर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, जिस कारण वहां पे सेल की डेथ हो जाएगी। उसके बाद फर्दर जानेंगे शॉक कैसे होता मतलब लगता है। फर्दर शॉक कैसे होता है, तो शॉक में बी काउज्ड बाय एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड विच में अकर आफ्टर इंटरनल और एक्सटर्नल हेमरेज। शॉक का कारण है कि जब ब्लड ज्यादा लॉस हो जाएगा, हेमरेज हो गया, इंटरनल या एक्सटर्नल हेमरेज हो गया, उस केस में, हेड इंजरी के केस में, चेस्ट इंजरी के केस में, डिहाइड्रेशन हो गया ज्यादा उस केस में भी, उसके बाद एक्यूट क्रोनिक डायरिया में भी हो जाएगा। फर्दर वोमिटिंग के केस में भी हमको शॉक लग सकता है। उसके बाद बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक, पॉइजनिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओवरडोज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, इन सभी केसेस में शॉक लग सकता है। और इमोशनल शॉक भी लग सकता है ड्यू टू पर्सनल हैप्पीनेस और सैडनेस। शॉक में caused by any or a combination of these problems। इमोशनल शॉक भी लग सकता है कि कोई ज्यादा मतलब खुश हो गया तो मतलब कॉन्शस, कभी कभी ज्यादा खुशी होने से कॉन्शस भी नहीं रहता और उस केस में शॉक भी लग सकता है। फर्दर अब आगे इस जाने तो शॉक इज अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली लीड्स टू डेथ। शॉक बहुत मतलब सीरियस कंडीशन है और मतलब इसको प्रॉपर हैंडल नहीं करेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो विक्टिम मींस दैट द पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ शॉक के बारे में बात करें तो सबसे पहले कार्डियोजेनिक शॉक है, ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम के कारण ये शॉक होता है। उसका तो हाइपोवोलेमिक शॉक, कॉज ड्यू टू लिटिल ब्लड वॉल्यूम, जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा उस केसेस में हाइपोवोलेमिक शॉक लगेगा। फर्दर थर्ड टाइप्स ऑफ शॉक में आएंगे तो हमको वहाँ एनाफिलेक्टिक लैक्टिक शॉक मिलेगा, जो एलर्जिक रिएक्शन के कारण शॉक बहुत लगता है। उसका सेप्टिक शॉक इज काउज्ड ड्यू टू इन्फेक्शंस। उसका न्यूरोजेनिक शॉक है, काउज्ड ड्यू टू डैमेज इन नर्वस सिस्टम। फर्दर बात करें साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक के बारे में तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगी, ब्लूनेस ऑफ लिप्स हो जाएगी, मींस जो हमारा फेस है वो फेस एक तरह से पेल पड़ जाएगा। फर्दर पेलनेस ऑफ स्किन, कोल्डनेस ऑफ स्किन, पूरी मतलब स्किन ठंडी पड़ जाएगी, पैर हाथ सब ठंडा हो जाएगा। उसका डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। उसका फास्ट पल्स हो जाएंगे। उसका लॉस ऑफ कॉन्शसनेस मींस दैट द पेशेंट जो विक्टिम है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। उसके बाद ब्लड प्रेशर बिकम्स लो, और जो विक्टिम है उसकी ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगी।
फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, जो ट्रीटमेंट मीन्स द फर्स्ट एड जो शॉक के केस में दिया जाएगा, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू अ वेल वेंटिलेटेड एरिया, मतलब जहां विक्टिम है तो उसको वहां से ट्रांसपोर्ट कर देना एक खुले मतलब वेंटिलेटेड एरिया में, जहां मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत नहीं हो। उसका ऐसा जानते हैं कि मतलब पेशेंट को मतलब देखने के लिए मतलब किसी को कुछ हो जाता है तो बहुत सारे भीड़ लग जाते हैं, तो सेकेंड मतलब फर्स्ट स्टेज वो होगा, सेकेंड स्टेज में डिस्पर्स करेंगे क्राउड को टैक्टफुली टू प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन एंड रिलीफ फ्रॉम फियर एंड एंजाइटी टू द पेशेंट। पेशेंट में से तो कोई विक्टिम को कुछ हो जाता है तो वो उस समय समझ नहीं पाता है, और जब भीड़ या फिर उसको कुछ हो जाता है तो वो मतलब डरा हुआ रहता है एकदम, पूरी मतलब पूरा मतलब डरा होता है, तो उसको मतलब फर्स्ट एडर को चाहिए कि वो उसको मतलब क्राउड को पूरी तरह से वहां से मतलब डिस्पर्स कर दे और वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन को रहने दे, क्योंकि पेशेंट को मतलब एक तरफ मेनली मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो उसको मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा तो ब्रीथिंग में उतनी प्रॉब्लम ना आएगी। उसका बाद फर्दर जो पेशेंट डरा रहता है उसको उससे मतलब काल्मनेस रीएश्योर मतलब उसको एश्योर करे कि उस पेशेंट मतलब उस विक्टिम को कुछ हुआ नहीं है। फर्दर थर्ड स्टेज में तो उसमें जानेंगे, कीप द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन मींस दैट लाइंग पोजीशन में उसको रखेंगे विथ हेड लोअर्ड एंड टर्न टू अ साइड, मतलब एक तरफ मतलब गर्दन करके उसको मतलब रखेंगे। रेज द लेग्स स्लाइटली अप सो एज टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन, क्योंकि उस समय पैर को मतलब उतनी जरूरत नहीं रहती है मतलब सर्कुलेशन की, उस समय मतलब ऊपर मतलब सर्कुलेशन की ज्यादा जरूरत रहती है, इसलिए मतलब नीचे से ब्लड जितना रहेगा वो ऊपर की तरफ सर्कुलेशन में लग जाएगा। फर्दर फोर्थ स्टेज की बात करें तो इज इफ देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग रेज द हेड एंड चेस्ट ऑफ द पेशेंट एंड ऑल्सो लूजन द क्लॉथ अराउंड चेस्ट एंड नेक, मतलब ज्यादा दिक्कत हो रही है ब्रीथिंग में तो वहां पे हेड और चेस्ट को रेज करेंगे पेशेंट के मीन्स द विक्टिम के हेड एंड चेस्ट को रेज करेंगे, और चेस्ट एंड नेक के पास में जो क्लॉथिंग मतलब बॉडी पे जो क्लॉथ रहेगा उसको मतलब लूज करेंगे। फर्दर फिफ्थ स्टेज के बारे में बात करें तो कीप द पेशेंट वार्म विथ अ ब्लैंकेट। सिक्स्थ स्टेज के बारे में बात करें तो मतलब इमीडिएटली शिफ्ट द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। बात करें सेकेंड टॉपिक इमरजेंसी मीन्स द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, तो स्नेक एंड स्नेक बाइट के बारे में जान लेते हैं। देयर आर 2500 species of snake, out of which only 200 varieties means that 200 species are poisonous. Poisonous snake are found all over the world. 2500 स्पीसीज ऑफ स्नेक हैं जिसमें से 200 वैरायटी ही बस पॉइजनस है। उसके बाद पॉइजनस स्नेक आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल सी स्नेक्स आर पॉइजनस, जितने भी मतलब समुद्र में मतलब जितने भी सांप रहते हैं वो सब पॉइजनस है। फॉर द मोस्ट स्नेक ओनली बाइट्स व्हेन दे आर प्रोवोकिंग, बाइट इन इट्स सेल्फ डिफेंस। हमें लगता है कि सांप हमें काट रहा है, बट सांप को खुद डर रहता है कि हमको कोई मार न दे, इस कारण वो प्रोवोक होता है और अपने सेल्फ डिफेंस में बाइट करता है। द बाइट ऑफ ऑल स्नेक आर नॉट पॉइजनस, लिटिल और नो वेनम इंजेक्टेड टू बॉडी ऑफ द विक्टिम। फर्दर जानेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपुल डाई नॉट बिकॉज ऑफ वेनम ऑफ स्नेक बट फ्रॉम फियर एंड रॉन्ग ट्रीटमेंट। पीपुल मेनली तौर पे वेनम से स्नेक वेनम से नहीं मरता, बट फियर उसको डर इतना हो जाता है उस कारण और गलत ट्रीटमेंट के कारण मींस एट द ऑप्टिमम टाइम, मतलब जिस वक्त उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है उस समय उसकी रॉन्ग ट्रीटमेंट हो रही होती, इस सब कारण से मतलब पेशेंट की ज्यादा मौत होती है। फर्दर इन द केस ऑफ स्नेक बाइट the type of snake must be identified because of if the snake is not poisonous there is no need of giving anti-venom treatment। मतलब सबसे पहले जाना कि 2500 स्पीसीज ऑफ स्नेक होती है जिसमें से बस 200 स्पीसीज ऑफ स्नेक पॉइजनस है। उस केसेस में अगर आइडेंटिफाई अगर हो जाता है कि स्नेक नॉन पॉइजनस है तो उस केसेस में एंटीवेनम ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। बट इफ द स्नेक इज पॉइजनस मींस आइडेंटिफाई हो गया कि स्नेक नॉन पॉइजनस है तो वहां एंटीवेनम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। बट अगर आइडेंटिफाई हो गया कि स्नेक पॉइजनस है
तो उस केसेस में एंटीवेनम ट्रीटमेंट की जरूरत है। If the snake is not found or identified as poisonous or non-poisonous, it should be treated as poisonous and antivenom treatment should be given immediately। मतलब स्नेक को मतलब कोई मतलब फर्स्ट एडर या फिर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, या फिर मतलब वो वहां पे दिख ही नहीं पाया, स्नेक काट लिया और मतलब गायब हो गया, तो उस केसेज में जो विक्टिम है उसको पॉइजन उस स्नेक को पॉइजनस माना जाएगा जो उसको विक्टिम को मतलब बाइट करा है, और उसको इस विक्टिम को एंटीवेनम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद बात करें स्नेक टाइप्स ऑफ स्नेक के बारे में, तो एलाफिडेई स्नेक, हाइड्रोफिडाई स्नेक, और थर्ड में विप्रेडेई जिसको लॉन्ग इरेक्टाइल फैंगस होता है। विप्रेडेई में दो केसेज हैं, विप्रेनेई जिसको ट्रू वाइपर कहा जाता है, और प्रोटालिडेई जिसको पिट वाइपर्स कहा जाता है। फर्दर हम जानेंगे इलिपिडेई में, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम कोबराज ले लेंगे और क्राइट्स ले लेंगे, और हाइड्रोफिडेई में हम सी स्नेक को ले लेंगे। फर्दर हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जाएंगे। तो फॉर मिल्ड टू मॉडरेट वेनम वाला में हम सबसे पहले वोमिटिंग और नॉसिया होगा। इस केसेस में मिल्ड स्वेलिंग एंड पेन एट द साइड ऑफ वॉन्ड होगा, उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी, उसका रैपिड पल्स एंड डिम्ड विजन हो जाएगा, और सेवर मतलब सीरियस कंडीशन में हमको रैपिड स्वेलिंग देखने को मिलेगा एंड पेन एट द साइड ऑफ वॉन्ड देखने को मिलेगा। फर्दर शॉक लग सकता है, उसके बाद पैरालिसिस हो सकता है, ब्लड विजन भी हो सकता है, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, स्लो पल्स एंड लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। ट्रीटमेंट की बात करें, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, तो सबसे पहले फर्स्ट एडर को करना चाहिए कि ले द पेशेंट डाउन एंड ट्राई टू calm द पेशेंट, एंड इन दिस केस द विक्टिम आर जनरली वेरी फ्राइटेंड। जैसे सांप काट लेता है किसी को, तो वो मतलब विक्टिम बहुत ज्यादा फ्राइटेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा एनेक्साइटी मतलब बहुत ज्यादा डर जाता है, सहम जाता है। तो उस केसेज में पेशेंट को डाउन मतलब एक तरह से मेनली सुपाइन पोजीशन पे सुला देना चाहिए, और उसके बाद पेशेंट को एश्योर करना चाहिए कि पेशेंट को कुछ नहीं होगा। फर्दर सेकेंड स्टेज में बात करें तो डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू मूव the bitten part because the movement may lead to faster absorption of poison into the systematic circulation। उस पेशेंट को अगर जिस पेशेंट को सांप काटा हुआ है उसको मतलब मना करना चाहिए, या फिर उसको बोलना चाहिए कि जिस पोजीशन पे मतलब स्नेक बाइट है उस पार्ट को मतलब थोड़ी भी मूवमेंट ना करे, क्योंकि जब मूवमेंट होगा तो वहां पे पॉइजन की एब्जॉर्प्शन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में बहुत जल्द होगी। फर्दर थर्ड स्टेज के बारे में बात करें, अप्लाई अ कंस्ट्रिक्टिंग बैंड और क्लॉथ ओवर द साइट above the site of bite to prevent the spread of poison to other part of the body through veins and to prevent the flow of blood toward the heart। एक कंस्ट्रिक्टिंग बैंड या फिर एक क्लॉथ ही मतलब जहां पे सांप काट रहा है, जैसे आपको किसी फिंगर में काट लिया तो फिंगर के थोड़ा ऊपर से हम उसको मतलब कंस्ट्रिक्टिंग बैंड या क्लॉथ से उसको हम बांध देंगे, और इस कारण बांधेंगे क्योंकि पॉइजन उससे मतलब आगे फर्दर दूसरे बॉडी पार्ट में मतलब जल्दी से वेन के थ्रू ना जाए। उसके बाद फोर्थ स्टेज के बारे में बात करें तो उस स्टेज में हम जो वाउंड जहां पे स्नेक बाइट हो रहेगा उसको हम सोप एंड वाटर से धोएंगे। फर्दर मेक अ शार्प कट instead of crosswise a cut over the bitten area and allowed to bleed by squeezing the area। और उस वाउंड वाले एरिया जहां पे स्नेक बाइट हुई थी उस एरिया पे एक शार्प कट मतलब क्रॉस वाइज मतलब एक कट करेंगे, एंड वहां से मतलब ब्लीड करवाएंगे, स्क्वीजिंग के मतलब हेल्प से वहां पे हम ब्लीड करवाएंगे। If possible, suck out the poison with a suction pump or by mouth carefully and spit it out। एंड उसमें एक जानना जरूरी है, देयर शुड बी नो अल्सर इन द माउथ ऑफ सकर। अगर पॉसिबल है तो मतलब पॉइजन को फर्स्ट एडर अपने मुंह से मतलब अपने माउथ से सक करेगा, बट सक करते वक्त केयरफुली रहना होगा, एंड उस मतलब पॉइजन मतलब जिस पॉइजन को सक करेगा उसको स्पीट आउट मतलब तुरंत करना होगा। और एक ध्यान रखने की बात है कि मतलब फर्स्ट एडर जो मतलब सकर है उसके माउथ में अल्सर नहीं होना चाहिए।
फर्दर सेवेंथ स्टेज के बारे में बात करें, इफ ब्रीथिंग इज स्टॉप्ड गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। फर्दर बात करें एट्थ स्टेज के बारे में, तो ट्रांसफर द पेशेंट इमीडिएटली टू अ हॉस्पिटल फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। फर्दर बात करें इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ बर्न्स, तो सबसे पहले बर्न्स जानेंगे कि क्या होता है। बर्न्स आर द इंजरी विच आर काउज्ड बाय द ड्राइड हीट लाइक फ्लेम्स, फायर्स, हॉट मेटल्स, केमिकल्स में स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कालीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडिएशन। तो बर्न्स वैसा इंजरी है जो मतलब ड्राइड हीट के मतलब फ्लेम हो गया, फायर्स हो गया, हॉट मेटल्स हो गया, फिर केमिकल्स में आपको सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर अल्कालीज में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेडिएशन हो गया। इस कारण जो इंजरी काउज होता है उसे हम बर्न्स कहते हैं। स्काल्ड क्या होता है? स्काल्ड एक तरह का मतलब एक तरह का इसको बर्न्स ही समझ लेंगे। स्काल्ड आर द थर्मल बर्न्स, form of thermal burns resulting from heated fluids such as boiling water or steam। जैसे कभी कभी पानी गर्म कर रहे होते हैं तो उससे जो भाप निकलती है, उससे जो हाथ जलती है, उसको मतलब एक तरह से स्काल्ड कहा जा सकता है। स्काल्ड्स आर द इंजरीज caused by moist heat like boiling water, steam, hot oil and cool tar, hot wax, etc. Both burns and scald cause similar damage to the body tissues. Hence, the first aid treatment is similar. स्काल्ड और बर्न्स मतलब सिमिलर डैमेज करता है बॉडी टिश्यू को, इसलिए जो फर्स्ट एड बर्न्स का है वो सेम टू सेम वो स्काल्ड केस में भी अप्लाई हो सकता है। उसके बाद बर्न में भी सुपरफिशियल और डीप। बर्न ऊपर के मतलब स्किन लेयर के फर्स्ट स्किन लेयर तक भी रह सकता है या फिर डीपली हाइपोडर्मिस तक जा सकता है। फर्दर बारे में बात करें तो डिग्री ऑफ बर्न्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न्स होती है, सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न्स होती है और थर्ड डिग्री ऑफ बर्न्स होती है। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न्स में माइनर रेडनेस ऑफ द अफेक्टेड एरिया होता है, मतलब जहां पे बर्न्स हुआ वहां पे माइनर रेडनेस होगी। सेकेंड डिग्री में ब्लिस्टर ऑन द स्किन ऑफ द अफेक्टेड एरिया, वहां पे ब्लिस्टर मतलब फोका पड़ जाएगा, मतलब जिस एरिया में बर्न्स हुआ, जिस एरिया पे बर्न हुआ है। फर्दर थर्ड डिग्री ऑफ बर्न्स के बारे में बात करें तो डैमेज टू डीपर लेयर, मतलब हाइपोडर्मिस को डैमेज करेगा। इन द थर्ड डिग्री मीन्स द डिग्री थ्री बर्न, द बेस ऑफ द बर्न टिश्यू लुक्स लेदरी और डेड वाइट। मोस्ट पेनफुल टाइप ऑफ बर्न थर्ड डिग्री बर्न होता है। उसका डेंजर ऑफ बर्न डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ बर्न रेदर देन द डिग्री ऑफ बर्न। मीन्स दैट मान लीजिए आपके पूरा हाथ जल गई या फिर मान लीजिए आपकी बॉडी मतलब एक तरफ से पूरी जल गई, तो वहां ऊपर से जली है तो वहां डिग्री कम है, या तो फर्स्ट डिग्री बर्न होगी या सेकेंड डिग्री बर्न होगी। तो वो बहुत ज्यादा एरिया तक जल गई है, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा एरिया जल गई। और एक दूसरा मान लीजिए कि कहीं आपके किसी फिंगर पे एसिड गिर गया तो वहां पे भी बर्न होगा। तो वहां मान लीजिए आपको फिंगर में छेद हो गई, तो बट वो एक थोड़ा सा मतलब एरिया में छेद हो गई, तो वहां पे मतलब डेंजर वहां पे कम है जहां पे छेद हुई है, बट वहां डिग्री ज्यादा है। बट यहाँ पे जब पूरे एरिया में मतलब पूरी एरिया को मतलब बर्न हो गया, मीन्स दैट द सुपरफिशियली बर्न हुआ, मीन्स दैट द फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री होगा बर्न का, तो उस केसेस में डेंजर बहुत है क्योंकि बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा है बर्न। फर्दर नोट करने की जरूरत है कि सुपरफिशियल बर्न ओवर लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी आर मोर डेंजरस देन द कंप्लीट डैमेज और चार्जिंग ऑफ द डीपर लेयर ऑफ स्किन एंड बॉडी टिश्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट। यही अभी बता रहा था, सुपरफिशियल बर्न अगर बहुत ज्यादा एरिया में है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है देन द कंप्लीट डैमेज। कहीं पे एक मतलब उंगली खराब हो गया, वो तो कंप्लीट डैमेज हो गया, तो वो थर्ड डिग्री में आ जाएगा। बट उससे ज्यादा डेंजरस है सुपरफिशियल बर्न बट ओवर अ लार्ज एरिया, मींस लार्ज सरफेस एरिया को जो सुपरफिशियल बर्न कवर कर रहा है वो मोर डेंजरस है। फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले पुट ऑफ द फायर बाय थ्रोइंग वाटर कवरिंग द फ्लेम्स विथ ब्लैंकेट और कोट। सबसे पहले पानी छिड़ककर या तो वो जो फायर है उसको बुझाने की कोशिश करेंगे और फ्लेम जो रहेगी उसको ब्लैंकेट या कोट से मतलब कवर कर लेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम पुट प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर और एनी अदर नॉन इनफ्लेमेबल लिक्विड ओवर बर्न पार्ट।
जो मतलब बॉडी का जो पार्ट जल गया उस पे बिना कोई समय नुकसान करते हुए वहां पे प्लेंटी ऑफ वाटर से हम उस बॉडी पार्ट को धो देंगे। थर्ड स्टेज में इफ पॉसिबल इमर्ज द अफेक्टेड पार्ट इन कोल्ड वाटर फॉर 15 to 20 minutes or until the pain disappears. In the case of extensive burns, do not immerse the part for a long time. अगर पॉसिबल है तो जो बॉडी पार्ट मतलब जल गया है उसको 15 से 20 मिनट तक पानी में डालना है, कोल्ड वाटर में डालना है, और 15 से 20 मिनट से ज्यादा भी डाल सकते हैं, इतना ज्यादा कि पेन जब तक खत्म ना हो जाए तब तक भी। बट एक्सटेंसिव बर्न्स में हाई डिग्री बर्न्स में हम ज्यादा देर तक मतलब उस पार्ट को जो अफेक्टेड पार्ट है बर्न से उसको हम ज्यादा देर तक इमर्ज नहीं कर सकते। फर्दर फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करें, इफ इमर्जिंग ऑफ द बर्न पार्ट इज नॉट पॉसिबल, क्लीन क्लॉथ इज डिप इनटू द कोल्ड वाटर एंड इज पुट ओवर द बर्न्ड एरिया। मतलब कोई मतलब बॉडी पार्ट हो गया जिसको मतलब पानी में मतलब इमर्ज नहीं कर सकते हैं, देन उस केस में एक क्लीन क्लॉथ को डिप किया जाएगा वाटर में, कोल्ड वाटर में, और उसको वहां पे बर्न्ड एरिया पे लगाया जाएगा। उसका क्लॉथ इज चेंज फ्रीक्वेंटली, मींस द क्लॉथ जो मतलब हमेशा मतलब वहां पे जो क्लीन क्लॉथ डिप करके वो कोल्ड वाटर में उसको जो बर्न एरिया पे लगाया है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना है। फर्दर सिक्स्थ स्टेज के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट विद कोल्ड वाटर विल रिमूव रेसिडुअल हीट फ्रॉम द टिश्यूज एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज। मतलब जो अभी या तो फिर इमर्स करके कोल्ड वाटर में 15 से 20 मिनट में, या तब तक जब तक पेन डिसअपियर नहीं होता तब तक, या फिर क्लीन क्लॉथ को डीप कर देंगे कोल्ड वाटर में और उसको बर्न एरिया पे लगाएंगे। इस ऐसा मतलब करने से ट्रीटमेंट विद कोल्ड वाटर मतलब कोल्ड वाटर से ट्रीटमेंट करने से मतलब जो रेसिडुअल हीट रहता है वो रिमूव हो जाता है उस टिश्यू से एंड फर्दर डैमेज से मतलब बचाता है। इसका ट्रीटमेंट के बारे में फर्दर बात करें सेवेंथ स्टेज के बारे में, तो डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लॉथिंग फ्रॉम बर्न एरिया, रादर कट देम। अगर हाथ जल गया उसमें मतलब ऊपर से कपड़ा है तो फिर उसको मतलब निकालने पे कुछ ज्यादा दर्द होगा, इसलिए उसको वहां से काट कर ही निकालना सही है। फर्दर एथ स्टेज के बारे में बात करें तो ट्राई टू कीप द विक्टिम calm and in supine position, and नाइन्थ स्टेज में गिव द विक्टिम रीअश्योरेंस। एट्थ स्टेज में मतलब जो विक्टिम मतलब वो एंजाइटी मतलब फियर मतलब बहुत ज्यादा डरा होता है उसको सुपाइन पोजीशन में, और विक्टिम को मतलब फर्स्ट एड ना हो या फिर मतलब वो एंजाइटी में ना आ जाए उसलिए उस विक्टिम को काल्म रखा जाता है। उसके बाद फॉर द नाइन्थ में जो है गिव द विक्टिम रीअश्योरेंस, विक्टिम को यह बताना है कि उसको कुछ नहीं हुआ है, उसको मतलब सब चीज सही हो जाएगा। डू नॉट डिस्टर्ब द ब्लिस्टर एनीवे, बर्न्स होगा मतलब एक्सटेंसिव बर्न होगी, हाई लेवल बर्न, हाई डिग्री ऑफ बर्न होगी तो वहां ब्लिस्टर भी बनेगी। तो इन दिस केसेस मतलब ब्लिस्टर होगा मतलब उसको कभी मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो दर्द और होगी। उसके बाद फर्दर 11th के स्टेज के बारे में बात करें, डू नॉट यूज एब्जॉर्बेंट कॉटन, ऑयली सब्सटेंस, एंटीसेप्टिक, बेकिंग सोडा और इंक ऑन द बर्न। एब्जॉर्बेंट कॉटन हो गया जिसमें मतलब वो फाइबर्स रहती है वो, या ऑयली सब्सटेंस, एंटीसेप्टिक, बेकिंग सोडा और इंक को मतलब बर्न पे अप्लाई मतलब नहीं करना है। फर्दर 12th स्टेज का बात करें तो रिमूव इमीडिएटली फ्रॉम द बॉडी एनीथिंग ऑफ कंस्ट्रिक्टिंग नेचर लाइक रिंग्स, बैंगल्स, बेल्ट, बूट्स, इंसेट्रा। It may be difficult to remove afterward as the limb begin to swell and gargling may develop। मतलब इससे मतलब यही समझ में आते हैं कि जितने मतलब बॉडी पे रिंग्स हो गया, बैंगल्स हो गया, बेल्ट हो गया, बूट हो गया, ये जो कंस्ट्रिक्टिंग नेचर की है उसका मतलब वहां से निकाल देना है। बिकॉज फर्दर लिम्स स्वेल होगा तो वहां पे मतलब फूल जाएगा और फूलने के बाद वो कंस्ट्रिक्टिंग नेचर का रिंग्स, बैंगल्स और बूट्स हो गया ये सब निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फर्दर बात करें ट्रीटमेंट में 13th स्टेज में, तो गिव एनी एनर्जी ड्रिंक और सिंपली लिक्विड टू विक्टिम टू ड्रिंक इफ द विक्टिम इज कॉन्शियस। अगर विक्टिम कॉन्शियस है तो उसको एनर्जी ड्रिंक या सिंपली लिक्विड कोई ड्रिंक मतलब जिससे ताकत उसको आए और मतलब वो मतलब उसको ताकत आए तो उसको मतलब ये देना है। उसके बाद फर्दर 14th स्टेज के बारे में बात करें तो इन द केस ऑफ केमिकल बर्न्स wash the area with plenty of water until all the chemicals are washed away। मतलब इन द केस ऑफ केमिकल बर्न के केस में जो अफेक्टेड एरिया है उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से धोएंगे, जब तब तक धोएंगे जब तक केमिकल्स वहां से वॉश अवे पूरा नहीं हो जाता। फर्दर 15th स्टेज के बारे में बात करें तो इफ द बर्न इज एक्सटेंसिव
entire area of the burn can be exposed. Examination must be done in aseptic room. अगर एक्सटेंसिव बर्न है मीन हाई डिग्री ऑफ बर्न है तो उस केसेस में इंटायर एरिया जो जितने भी अफेक्टेड एरिया ऑफ द बर्न्स है उसको एक्सपोज किया जाएगा और उसकी एग्जामिनेशन होगी। एंड फर्दर नोट करने की जरूरत है कि जो एग्जामिनेशन होगी एसेप्टिक रूम में होगी। फर्दर 16th स्टेज के बारे में बात करें। इफ आईज आर अफेक्टेड विद द बर्न्स वॉश देम थ्रूली एंड आफ्टरवर्ड कवर विद स्टेराइल ड्रेसिंग। अगर बर्न से अफेक्ट मतलब आईज पे पड़ती है, मतलब आई अफेक्टेड है बर्न से, तो आई को थ्रूली धोएंगे हम और उसके बाद हम लोग आई को स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर कर लेंगे। फर्दर अगर 17th स्टेज के बारे में बात करें, द बर्निंग इज एक्सटेंसिव। Wrap the victim in a clean cloth and shift the patient immediately to a nearby hospital. मतलब बर्न हाई डिग्री ऑफ बर्न है और बहुत सरफेस एरिया पे है, मतलब एक्सटेंसिव बर्न है। उस केस में विक्टिम को रैप करेंगे क्लीन क्लॉथ में एंड विक्टिम को शिफ्ट कर देंगे हॉस्पिटल में फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। द एग्जामिनेशन रूम शुड बी वार्म एंड वेल लाइटेड। मतलब जिस रूम में उसकी मतलब एग्जामिन होगी कि पेशेंट को किस डिग्री का मतलब पेशेंट को किस डिग्री का बर्न हुआ है, एक्सटेंसिव बर्न है या एक्सटेंसिव बर्न नहीं है, तो उस जो एग्जामिनेशन रूम रहेगा उसको वार्म रखना है और वेल लाइटेड रखना है। फर्दर हम ट्रीटमेंट में जानेंगे, एक मतलब मेन पॉइंट जानेंगे। फ्रॉम द रूल ऑफ 9 it becomes clear that heat comprises 9% of the surface area of the body. means that each upper extremity 9% रहता है, 9 9 18 हो गया। each lower extremity 9 means that 9 और हो गया 18 हो गया। और उसका टॉर्सल 18% लेता है और जेनिटेलिया 1% लेता है। चलिए ये वीडियो यहीं खत्म होती है।